नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। और आज कुछ मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ। तो चुनाव के भारत में नतीजे आपने देख लिए और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। मज़ेदार बात ये थी कि नतीजे आने के पहले ये खबर आई कि राहुल गांधी जी इस पीरियड में 15-20 दिन की एक विदेश में छुट्टी मनाने जाएंगे। खैर, कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी आधे समय विदेश में ही रहते हैं और दिसंबर का सीजन है ये, क्रिसमस का सीजन है, तो ये तो उनका मतलब फेस्टिवल है। तो इसमें तो वो हर हालत में विदेश में रहते हैं। नानी के घर भी जाते हैं शायद क्रिसमस मनाने, या जहां भी जाते हों, जो इनका परिवार जहां भी है। तो खबर आई कि राहुल गांधी बाहर जा रहे हैं। फिर डिटेल आया तो सबको थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, थोड़ा सा खटका हुआ, थोड़ा अंदेशा हुआ कि ये यूरोप जा रहे होते, इटली जा रहे होते तो समझ में आता कि चलो ठीक है, क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए अपने नानी के घर जा रहे हैं। और एज ए क्रिश्चियन अगर किसी को क्रिसमस मनाना है तो यूरोप से अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां तो धूमधाम से मनाया जाता है। और भारत में हर क्रिश्चियन का ये सपना होता है कि क्रिसमस के समय वो कम से कम एक बार यूरोप रह आए। और राहुल जी तो बचपन से क्रिसमस यूरोप में मनाते आ रहे हैं। लेकिन इस बार इनका जो शेड्यूल आया वो ये आया कि ये 3-4 दिन पहले तो, या 10 दिन, कितना मतलब 12-13 तारीख तक इनको था कि 10 से 12, हाँ 10 से 12 या ऐसे 2-3 दिन इनको मलेशिया मलेशिया या कहाँ, कोलालमपुर मलेशिया रुकना था। फिर वहां से कंबोडिया या कहाँ जाना था, और उसके बाद वियतनाम पहुंचना था इनको 14-15 तारीख को, दिसंबर में। अच्छा, ये जब इनका सेलेक्ट किया इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया का टूर, तो थोड़ा सा भारत में हम जैसे लोगों को खटका हुआ कि ये इस तरफ क्यों जा रहे हैं। इनके साथ समस्या ये है कि इनका चाइना से बड़ा मधुर संबंध है। ये हम लोगों ने कारगिल, ये सॉरी, जब ये डोकलाम वाला विवाद चल रहा था और उसके बाद जो चाइना के साथ हम लोगों का लद्दाख रीजन में फेस ऑफ हुआ, उस समय भी इनके चाइना से संपर्क लगातार बन रहे थे और संवाद बना हुआ था। और इनके बयानबाजियां जो हैं वो भी लगातार भारत, भारतीय सेना, भारत की सरकार के खिलाफ, और चाइना और चाइनीज सेना और चाइनीज गवर्नमेंट के पक्ष में दिखाई दी। तो उसके और एक एमओयू वाली बातचीत आपको ध्यान होगी कि वो भी मीडिया में काफी छाई रही कि इन्होंने एक एमओयू चाइना में साइन किया है। उसके बारे में आज तक कांग्रेस ने कोई स्पष्टीकरण दिया नहीं है कि उस एमओयू में था क्या। लेकिन इनका जो बर्ताव है वो दिखाता है कि डेफिनेटली उस एमओयू के मुताबिक इनके और चीन के बीच में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो है। ऐसे में बार बार ये चाइनीज एम्बेसी से या कैलाश मानसरोवर के बहाने चीन की यात्रा करने में ये हर जगह फंस रहे थे, सीधे चाइना से संपर्क करने को लेके। और 2024 एक क्रिटिकल चुनाव है भारत का। 2024 एक्चुअली दुनिया के लिए बहुत क्रिटिकल साल है, क्योंकि करीब करीब दुनिया के 50 देशों में इलेक्शंस हैं। अगर आप 23 का ये लास्ट क्वार्टर से लेकर के और 24 के लास्ट क्वार्टर तक चले जाएंगे तो 50 से ज्यादा देशों में चुनाव हैं, जिनमें की भारी उठापटक दुनिया में हो रही है। आपने अभी देखा होगा, नीदरलैंड है, अर्जेंटीना है, इन कंट्रीज में अभी रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं और वहां पे राइट विंग जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो एकदम से सत्ता में आई हैं। और आने वाले सालों में और भी कई देशों में चुनाव होने वाले हैं और सब जगह स्थिति करीब करीब यही बनी हुई है। ऐसे में भारत का इलेक्शन और अमेरिका का इलेक्शन भी 2024 में है। भारत का मई में इलेक्शन हो जाएगा, मतलब मिडिल ऑफ द ईयर, और अमेरिका का एंड ऑफ द ईयर से लेके
दिसंबर जनवरी के बीच में जाएगा 24 में। मतलब दुनिया की दो सबसे बड़े देश, दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज, इंडिया और अमेरिका, इनके भी इलेक्शंस हैं, अपार्ट फ्रॉम यूरोप के कई सारे देश और दूसरे देशों के। तो ऐसे में 2024 बहुत क्रिटिकल हो जाता है, और चीन के लिए तो ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है भारत को लेके, क्योंकि चीन इस समय भारत की सरकार की नीतियों से बेहद परेशान है। क्योंकि भारत सरकार का कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनका चाइनीज गवर्नमेंट का भारत के ऊपर से इन्फ्लुएंस जीरो हो चुका है। वो चाहते जो हैं, भारत की सरकार करती उसका बिल्कुल उल्टा है। तो चाइना इस मामले में बहुत परेशान है भारत से। वो हर हालत में चाहते हैं कि भारत से किसी तरीके से ये सरकार चली जाए, नरेंद्र मोदी की, और कोई कोएलिशन गवर्नमेंट, कुछ भी खिचड़ी फिचड़ी कुछ भी बन के आ जाए इंडिया में, बस मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट ना आए। तो वो पूरा जोर लगा रहे हैं, हर तरह से साम दाम दंड भेद, नदी नाला गड्ढा छेद, हर चीज में वो लगे हुए हैं। अब उस कड़ी में उनका जो सबसे बड़ा दांव है, वो दांव चल रहा था राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ, क्योंकि उनके साथ उनका एक एमओयू है। और हाल के जो चुनाव के नतीजे आए, इन नतीजों के आने के काफी पहले राहुल गांधी का ये ट्रिप विजिट फाइनलाइज हो गया था। अब नॉर्मली क्या होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, जो सर्वे एजेंसीज हैं, वो काफी पहले से प्रिडिक्ट कर देती हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट्स होने क्या वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चाइनीज इंटेलिजेंस को और कांग्रेस की जो इंटेलिजेंस है, या कांग्रेस के जो सर्वेज हैं, जो कुछ भी है, इनको पहले से पता था कि इन इलेक्शंस का रिजल्ट्स क्या होगा। और इनको ये पता था कि ये इलेक्शन में कोई खास उम्मीद है नहीं हमको। तो ये राहुल गांधी जी ने प्लान कर लिया कि चलो ठीक है, यहां नहीं हो रहा तो 24 के इलेक्शंस के हिसाब से क्या करना है, कैसे करना है, प्लानिंग के लिए बॉस ने बुलाया चाइना, और ये जा रहे थे। अब यहां पे आप देखेंगे तो एक डिप्लोमेटिक और इंटेलिजेंस के लेवल पे एक वॉर चल रहा है, जिसमें हम चाइना से लड़ रहे हैं, हम अमेरिका के एक धड़े से, अमेरिका का डीप स्टेट का एक हिस्सा या एक टुकड़ा जो है, हम उससे लड़ रहे हैं, वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। अमेरिका के ही डीप स्टेट का दूसरा एक हिस्सा है जो हमारे साथ मिलकर के अपने ही उस हिस्से के खिलाफ लड़ रहा है, चाइना के खिलाफ लड़ रहा है। बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड खेल चल रहा है। तो होता यह है कि राहुल जी की ये विजिट जो है, मेरे ख्याल से 9 तारीख, आज या कल में इनको निकल जाना था। मतलब शीतकालीन सत्र है लोकसभा का, लेकिन राहुल जी इतने जिम्मेदार नेता हैं, इतनी बड़ी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, कि शीतकालीन सत्र छोड़ के संसद का ये विदेश जाने को तैयार थे, और इनके बैग वैग पैक हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, कि अचानक खबर आती है कि राहुल जी का ये दौरा कैंसिल हो गया है। अब इसके पीछे का खेल क्या है? तो खेल ये होता है कि एक खबर लीक हो जाती है कि 14-15 तारीख को, जब राहुल गांधी जी को वियतनाम के दौरे पे होना था, ये खबर आती है कि शी जिनपिंग का भी वियतनाम दौरा है। और यहां ये बताया गया कि राहुल गांधी जी को वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मीटिंग करेंगे वो। अब राहुल गांधी जी का कम्युनिस्ट पार्टी से क्या लेना देना? क्या कांग्रेस एक कम्युनिस्ट पार्टी है? जब नहीं है, तो ये विदेश में जाकर के वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी से क्यों मिल रहे हैं? एज ए विपक्षी नेता ये वियतनाम की सरकार से, उनके प्रतिनिधियों से, उनके मंत्रियों से मिले तो बात समझ में आती है, वहां तक एक्सेप्टेबल है। वहां की एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से मिलने का क्या मतलब है, क्या औचित्य है? और वो भी कम्युनिस्ट, जो कि ऑफिशियली आपकी आइडियोलॉजी तो नहीं है। आप तो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है भारत की। भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियां अलग हैं। वो जाकर के लाइक माइंडेड पार्टी से मिले तो भी बात समझ में आती है। राहुल गांधी जाकर के वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी से क्यों मिल रहे हैं? हाँ, जिनपिंग अगर आ रहे हैं वियतनाम,
और वो आएंगे तो वो ऑब्वियसली कम्युनिस्ट पार्टी से मिलेंगे, क्योंकि सारी दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियां एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। और आज की स्थिति में ये है कि इन सारी कम्युनिस्ट पार्टियों का सर्वे सर्वा या माई बाप या भगवान खुदा ईश्वर चाइना है, या चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है। तो ये वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी एक सिर्फ मंच था। मुलाकात इनकी होनी थी शी जिनपिंग के साथ, जो कि सीक्रेट रखी गई थी। जिनपिंग की तरफ से या चाइना की तरफ से भी इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन ये खबर लीक होती है। ये अब अमेरिकन इंटेलिजेंस से होती है, इंडियन इंटेलिजेंस से होती है, कहां से कैसे होती है, लेकिन ये खबर खुल के पब्लिक में आ जाती है। वियतनाम क्यों? तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, जिनपिंग की हालत इस समय चाइना के अंदर इतनी खराब है। एक्चुअली क्या है कि चाइना में एक बहुत पुरानी किताब है, किसी ने लिखी थी उनके यहाँ, भविष्यवाणियों की किताब है। उसमें एक भविष्यवाणी इस पीरियड के लिए 2024-25 के लिए दिखाई गई है, जिसमें यह दिखाया गया है कि एक सफेद रंग का हंस आसमान पे उड़ रहा है और उसको एक तीर लगता है, और वो तीर लग के वो मर के गिर जाता है। अब इस भविष्यवाणी को चाइना में इस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि चाइना का जो भी रूलर है, जो शासन कर रहा है, उसको आसमान में मार दिया जाएगा। मतलब उसका प्लेन जो है उसको हिट कर दिया जाएगा और वो उसमें मारा जाएगा। ये इंटरप्रिटेशन उस भविष्यवाणी का चाइना में किया गया है। जिनपिंग ऐसा मान के चलते हैं, तो इसलिए जिनपिंग ने चाइना के आसमान में उड़ान भरना बंद कर दिया है। चाइना के अंदर वो जहां भी ट्रैवल करते हैं, वो बाई ट्रेन ट्रैवल करते हैं। और ये रीजन है कि पिछले 2 ढाई 3 साल से आप देखेंगे तो जिनपिंग फ्लाइट पकड़ के दुनिया के बहुत कम देशों में या चाइना से बहुत कम बाहर निकले हैं। क्योंकि अब विदेश में जाना है, आपको अमेरिका जाना है, यूरोप जाना है, इंडिया आना है, तो आपको तो फ्लाइट लेके आना ही पड़ेगा, और तो कोई रास्ता नहीं है। तो वो बहुत मजबूरी में फ्लाइट पकड़ते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते हैं। चाइना के अंदर जिनपिंग ट्रैवल करते हैं तो वो ट्रेन से करते हैं। ऐसी ही समस्या इसकी भी है, क्या बोलते हैं, नॉर्थ नॉर्थ कोरिया वाला जो पागल है किम जोंग, उसकी भी यही हालत है। वो भी ट्रेन से चलता है, उसकी अलग स्पेशल ट्रेन है, बड़ी सी ग्रीन कलर की ट्रेन है। उसमें उसके बेडरूम से लेकर के ऑफिस और ड्राइंग रूम और सब कुछ बना हुआ है। उसका रेस्टोरेंट, डाइनिंग हॉल सब शानदार बना हुआ है। पूरी ट्रेन बुलेट प्रूफ है, और भारी सिक्योरिटी आगे पीछे, 4-4 डब्बा सिक्योरिटी का, बीच में उसके 3-4 डब्बे में उसका पूरा महल टाइप का बना हुआ है। वो उसी में ट्रेवल करता है। वो चाइना भी जाता है तो उसी ट्रेन से जाता है। वो चाइना भी प्लेन से नहीं जाता है, क्योंकि उसको भी डर लगा रहता है कि मैं प्लेन में जाऊंगा तो मेरे को कोई मार देगा। क्योंकि प्लेन एक बार आसमान में हो गया, खासतौर से ये जो पैसेंजर प्लेन्स, तो ये इजी टारगेट्स हो जाते हैं। इनको छोटे से छोटे, वो आजकल आती हैं मैन पैड्स जिन्हें कहते हैं, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस, या उस टाइप की जो मिसाइल्स होती हैं, वो एक आदमी कंधे पे रख के फायर कर सकता है और वो मिसाइल जाकर के प्लेन को हिट कर सकती है। तो ये लोग उससे बहुत डर रहे हैं, जिनपिंग भी और किम जोंग भी। तो जिनपिंग साहब वियतनाम, क्योंकि लैंड बॉर्डर वियतनाम और चाइना का है, लगता है, तो ये बाई ट्रेन वियतनाम तक पहुंच सकते हैं, और इनको फ्लाइट अवॉइड करने का एक मौका मिल जाता है। तो इसलिए वियतनाम को चुना गया जिनपिंग साहब की तरफ से, और पप्पू भैया को फरमान जारी किया गया कि आ जाइए आप वियतनाम, जरा मिलना है और चर्चा करनी है, बातचीत करनी है। यहां एक और खेल है, सबांग करके इंडोनेशिया का पोर्ट है, उसको लेकर के अडानी के साथ बातचीत चल रही है कि अडानी को वो टेक ओवर करने के लिए मिले। अब इंडोनेशिया में अगर अडानी का पोर्ट आ जाता है तो मतलब भारत आके बैठ गया। अब भारत आकर के बैठ गया तो इंडोनेशिया कहाँ है? साउथ चाइना सी के एक हिस्से में। तो भारत एक्चुअली चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है।
लगातार भारत जिस तरीके से एक के बाद एक सी पोर्ट्स ऑक्यूपाई करता जा रहा है की लोकेशंस पे, क्रिटिकल जगहों पे, वो चीन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और शायद अडानी के खिलाफ फिर कोई हंगामा खड़ा करने के लिए इंडोनेशिया से लेकर के इंडिया तक कोई प्लान चाइना की तरफ से बन रहा होगा। और क्योंकि अडानी के विरोध के चैंपियन हमारे राहुल जी हैं, तो इनको भी बुलाया गया कि नया स्ट्रैटेजी प्लान की जाए कि कैसे करना है और क्या करना है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो अमेरिका का डीप स्टेट का जो हिस्सा भारत को फेवर करता है, आपने देखा होगा अचानक अमेरिका से एक खबर आती है कि अडानी की जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स वगैरह थी, अमेरिका ने उसकी पूरी जांच वगैरह कर ली और वो सब बकवास है, फालतू की चीज है, कुछ नहीं है। और उसके बाद शायद $500 मिलियन से ऊपर का इन्वेस्टमेंट अमेरिका की गवर्नमेंट अडानी की एक कंपनी में करती है जो कोलंबो का पोर्ट बना रही है। कोलंबो में पोर्ट बनने से बहुत ज्यादा तकलीफ में चाइना आ गया है। चाइना इसलिए तकलीफ में आ गया है क्योंकि कोलंबो वाला जो पोर्ट है, वहीं पे हम्बनटोटा नाम का एक पोर्ट चाइना बना के बैठा है। अब हम्बनटोटा पोर्ट में कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, वो बिल्कुल साउथ श्रीलंका में है। वेयर कोलंबो पोर्ट जो है वो पहले से बहुत ऑपरेशनल और बहुत सक्सेसफुल पोर्ट है। और वहां पे एक नया टर्मिनल अडानी बनाने जा रहे हैं, मतलब एक नया हिस्सा बना रहे हैं कोलंबो पोर्ट के अंदर ही। तो चाइना के लिए वो एक मुसीबत बन गई है कि चाइना जहां हम्बनटोटा में बैठा था जाके उसके बाजू में आकर के इंडिया बैठ रहा है और इंडिया के साथ साथ अमेरिका बैठ रहा है। और इंडिया और अमेरिका अगर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अमेरिका की गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, वो राइट्स रखते हैं कि हम इस पोर्ट में कभी भी अपनी नेवल फ्लीट को ला करके खड़ा कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ेगी। तो चीन ने जो खेल खेला था हम्बन टोटा में कि हम एक ऐसा पोर्ट बना लेंगे कि जहां हमारी नेवी जब चाहेगी तब आकर के भारत के सर पे बैठ जाएगी, तो उसका काउंटर भारत ने यहां कर दिया है। अब इसी टाइप का कोई खेल सवांग में होने जा रहा है, साउथ चाइना सी के अंदर। अब अमेरिका तो ऑलरेडी फिलीपींस और कई कंट्रीज में नेवल बेसेस बना के बैठा हुआ है, तो उसके तो पूरा साउथ चाइना सी को देखें तो चारों तरफ से अमेरिका की तो बहुत तगड़ी प्रेजेंस है। अमेरिका लगातार भारत को भी बोल रहा है कि आप भी यहाँ पे आइए और अपनी प्रेजेंस बनाइए। अब ये चीन के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है कि ये अगर ऐसा हो जाता है तो भारत और अमेरिका के रहते चाइना के लिए तो ये मुसीबत हो जाएगी कि चाइना कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा दुनिया को, क्योंकि उसके सारे पोर्ट्स जो हैं वो साउथ चाइना सी में खुलते हैं। और अगर ये यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये लोग तो उनके जहाज को वहां से बाहर निकल के कहीं जाने नहीं देंगे, किसी जहाज को उनके यहाँ आने नहीं देंगे। तो चाइना के लिए वो एक जो उसके गले में फंदा पड़ता जा रहा है चारों तरफ से, और उसमें भारत अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अभी तक तो अमेरिका अकेला कर रहा था, अब भारत ने अगर अपनी प्रेजेंस बढ़ानी शुरू कर दी उस एरिया में। भारत ऑलरेडी एक चोक पॉइंट जो मलक्का स्ट्रेट है उसको कंट्रोल करता है भारत, क्योंकि अंडमान निकोबार उसके बगल में है। और अंडमान निकोबार से भारत मलक्का स्ट्रेट को कभी भी चोक कर सकता है। उसके अलावा भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस इलाके में घूमते रहते हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मलक्का स्ट्रेट तुम किसी तरीके से पार कर लोगे तो भी तुमको इंडियन ओशन से घूम करके निकलना है श्रीलंका के बाजू से। अब ये इंडियन ओशन भी भारत का एरिया है, भारत की टेरिटरी है, यहाँ पे भी भारत की नेवी का दबदबा हो गया है और भारत की नेवी से टकरा करके कोई यहां से निकल सकता नहीं। तो ऐसे में चीन के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। और यहां आपको अब समझ में आएगा कि अडानी का विरोध अगर कोई भारत में कर रहा है तो उसको फंडिंग और उसको पैसा और सब कुछ कहां से और क्यों मिल रहा है। क्योंकि अडानी के माध्यम से हो ये रहा है कि जिन जिन क्रिटिकल जगहों पे अडानी पोर्ट्स लेते जा रहे हैं और पोर्ट्स का डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, वहां इनडायरेक्टली भारत की प्रेजेंस बनती जा रही है और इससे चीन बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। तो ये एक खेल है। अब पप्पू भैया का
वियतनाम जाना था, उन्हीं तारीख में खबर आ जाती है, लीक हो जाती है कि जिनपिंग भी आ रहे हैं। तो बात जो हम लोगों को शक हो रहा था कि ये जा क्यों रहा है वहां, तो समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया और भेद खुल गया कि ये मिलने जा रहे हैं जिनपिंग से। अब उसके बाद होता यह है कि इनको मम्मी जी का फोन आता है कि ना जाओ भैया बेटा, अ, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इस टाइप का कुछ। तो खबर आती है कि राहुल जी का ये जो साउथ ईस्ट एशिया का दौरा है ये रद्द हो गया है, वरना ये जाते कुआलालंपुर और मलेशिया और तमाम जगहों पे घूमते घामते और कुछ अच्छा टाइम गुजारते, उसके बाद जिनपिंग साहब से मिलते और 2024 के चुनावों की स्ट्रेटजी तैयार करते, फंडिंग वंडिंग की बात कर लेते थोड़ी, और अडानी का कैसे क्या हंगामा करना है उस पे भी बात हो सकती थी। लेकिन इसमें मुझको ऐसा लग रहा है कि इनको अमेरिका से भी चाबी भरी गई है कि भाई फैसला कर लो कि तुमको चाइना के साथ प्यार मोहब्बत आगे बढ़ानी है और या हमारे साथ जो आपके पुराने संबंध है, क्योंकि गांधी परिवार के पुराने संबंध हर इंटेलिजेंस एजेंसी से रहे हैं। इनके सीआईए से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, इनके केजीबी से भी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और हाल फिलहाल में इनके चाइना के साथ तो एमओयू ही है, वहां तो जाकर के एग्रीमेंट ही साइन कराए। तो इनके सबसे संबंध हैं, इनको सबसे मतलब फायदा प्राप्त होता रहा है। केजीबी का तो मित्रोकिन आर्काइव्स में और बहुत सारी जगहों पे बहुत कुछ लिखा हुआ है कि कितने मिलियन डॉलर किस गांधी परिवार के सदस्य के किस खाते में कहां पे दिए गए, ये केजीबी के लीक्ड और डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में भरपूर मात्रा में खुल के रखा हुआ है। तो उसमें कोई शक और शुबा नहीं है। तो अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से इनकी चाबी डाली गई है थोड़ी सी कि आपको अगर चाइना से ज्यादा प्यार मोहब्बत हो रही है तो आप बताएं। अब क्योंकि इनके संबंध सबसे हैं तो इनके कच्चे चिट्ठे भी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भरपूर मात्रा में हैं। राहुल भैया की हरकतें भी कुछ विदेशों में ऐसी हैं कि जिनको कवर करने में इंटेलिजेंस एजेंसीज को काफी इंटरेस्ट रहता है और इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसे फोटोग्राफ्स और वीडियोस और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो है वो विदेशों में दुनिया भर के जो राजनेता हैं उनके उनके परिवारों के क्रियाकलापों की करते रहते हैं। तो ऐसे में अमेरिका से अगर इनको चाबी पड़ी होगी तो फिर मेरे ख्याल से हिम्मत नहीं पड़ी होगी इनकी इस दौरे पे बाहर बाहर जाने की। तो ये एक खबर है कि भाई राहुल जी अपने विदेश दौरे पे तो नहीं जा पा रहे हैं। अब देखना है कि ये शीतकालीन सत्र में आते हैं या कि यहीं शिमला में या गोवा में कहीं पे बैठ करके या थाईलैंड चले जाते हैं चुपचाप, तो वो देखना होगा। बहरहाल लड़ाई एक अलग लेवल पे चल रही है और यहाँ पे चीन को एक झटका दिया गया है भारत और अमेरिका की तरफ से। और भारत और अमेरिका अब चाइना के जो एसेट्स भारत के अंदर हैं उनको कंट्रोल करने का, उनको रेगुलेट करने का एक प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो ये एक आज की खबर है और हो सकेगा तो, क्योंकि आज ही शाम को ये वीडियो काफी लेट हो गया है, हो सकेगा तो मैं दूसरा एक वीडियो और बनाऊंगा तो उसमें मैं बात करूंगा अमेरिका के बाकी सारी चीजों के बारे में कि आगे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। पाकिस्तान को लेकर के हम लोग कल बात कर लेंगे। बाकी मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में एक इशारा कर दिया था कि वहां की स्थिति क्या बन रही है और आगे उसका क्या होने वाला है। बहरहाल ये है आज की स्थिति। और क्यों हमको एज एन इंडियन जियो पॉलिटिक्स को लेकर के अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी बहुत तेजी से असर कर रहा है। आज हमने बात की है चाइना की, दूसरे खुराफाती मतलब व्यक्ति हैं जॉर्ज सोरोस। तो जॉर्ज सोरोस ने भी भारत में 2024 के चुनावों के हिसाब से फंडिंग वंडिंग का एक काफी बड़ा हंगामा क्रिएट किया हुआ था कि मोदी सरकार को हटाने के लिए हम फंडिंग करेंगे, अडानी के खिलाफ हम फंडिंग करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे।
तमाम तरह की बातें। और 10 मिलियन डॉलर या $100 मिलियन कुछ उन्होंने रखा हुआ था अलग से भारत के अंदर खर्चा करने के लिए। और तमाम जो दलाल किस्म के नेता और पत्रकार और ये प्रजाति है, ये सोरोस से खूब पैसा ले लेकर के खूब उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। लेकिन ये चुनाव के नतीजे आने के बाद थोड़ा सा सोरोस बाबू का जोश भी ठंडा पड़ा है। सोरोस बाबू को दूसरा झटका अमेरिका का जो डीप स्टेट है उसने ये दिया है कि इनके हिंडनबर्ग वाला जो खेल सोरोस ने खेला था अडानी के खिलाफ, तो उसको उसकी धज्जियां उड़ाते हुए अमेरिका की गवर्नमेंट ने $500 मिलियन का एक फंडिंग अडानी की कंपनी को डायरेक्ट की है अमेरिकन गवर्नमेंट ने कोलंबो वाले पोर्ट के लिए, ये कहते हुए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट फालतू की बकवास है। तो यहाँ पे भी सोरोस को एक झटका लगा कि उनका जो एक बहुत बड़ा हथियार और टूल था जिसको कि खड़ा करने के लिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी के खिलाफ जांच हो और ये हो वो हो, उसको एक बहुत तगड़ा झटका ये अमेरिकन गवर्नमेंट के इस कदम से लगा। उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। और दूसरा फिर उसके बाद भारत के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने एक खुरापात करने की कोशिश की। एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ये बताने की कोशिश की कि सेबी और बाकी सारी भारतीय एजेंसियों की जो जांच हुई है जिसमें कि उन्होंने अडानी की कंपनीज में कोई गड़बड़ी नहीं पाई है, उसको क्लीन चिट दी है। तो प्रशांत भूषण का ये कहना था कि ये सारी बातें गलत हैं, सेबी गलत कर रही है। और उसके बदले में उन्होंने कोई एक किसी मीडिया में छपी हुई रिपोर्ट को पब्लिश हुई थी, उसको आधार बना के बोला है कि ये रिपोर्ट कह रही है कि अडानी के मामले में गलती है। और भारत की तरफ से बताया गया कि उस तथाकथित मीडिया हाउस या उस चैनल, उस न्यूज़पेपर या मैगजीन में जो रिपोर्ट छपी है, उसका आधार एक एनजीओ की रिपोर्ट है और उस एनजीओ के संबंध खुद प्रशांत भूषण से। और उसके बाद कोर्ट में प्रशांत भूषण जी को बहुत जम के फटकार लगी है और उनको भी दुत्कार के भगाया गया। तो कुल मिलाकर के अब ये लड़ाई जो है वो बहुत अलग लेवल पे खेली जा रही है, जिसमें कि अब भारत की तरफ से भी प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। ये लोग क्या खेल खेलेंगे उसके पहले ही उस खेल को खत्म करने के स्टेप्स भारत से लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल जी की विदेश यात्रा शुरू होने के पहले ही खत्म हो गई है। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।